नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हुनिदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीजेएम कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी हो चुकी है। अतीक अहमद की रिमांड बहस जो है वो लगातार जारी है और पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी है। जी हां, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अशरफ कोर्ट में पेश हुए हैं। तो बड़ी खबर, अहम खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल प्रयागराज कोर्ट में पेश किए गए अतीक और अशरफ और कैंपस में वकीलों ने हंगामा भी किया और इस दौरान कई अहम खबरें जो है वो निकल करके सामने आई। तो उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने के नामजद अभियुक्तों अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस अदालत से दोनों की रिमांड जो है वो मांग सकती है और पुलिस ने फिलहाल 14 दिन की कस्टडी जो है वो मांगी है। तो अहम खबर, बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें नामजद अभियुक्त अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज की नैनी जेल में अदालत में पेश किया गया है। नैनी जेल से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम की अदालत में उन्हें पेश किया गया है। उमेश के कत्ल की साजिश को बेनकाब करने के लिए उन दोनों से पूछताछ के लिए पुलिस अदालत से कस्टडी रिमांड जो है वो मांग रही है। तो अतीक से कई अहम सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। इस दौरान साबरमती जेल में किसकी मदद से वो फोन का इस्तेमाल कर रहा था, ये बड़ा सवाल है। 18 जनवरी से 20 फरवरी के बीच जेल में बेटे से क्या बातचीत हुई? बरेली जेल में कैद भाई अशरफ से कई बार उसने बात क्यों की? साबरमती जेल से 75 सेकंड की कॉल में अखलाक से क्या बात हुई, ये भी सवालों से पूछा जाएगा। साथ साथ गुजरात में किसे बड़ी रकम की डिलीवरी करवाई गई है और हत्या से पहले साबरमती जेल में अतीक मुलाकात करने, आसिफ जो था अतीक से मुलाकात करने क्यों आया था? नौकर राकेश और ड्राइवर अहमद को कैश किसने दिया? और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं लेफ्ट नेताओं से। सीएम नीतीश की मुलाकात की, क्योंकि डी राजा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। नीतीश कुमार के आवास पर यह मीटिंग हुई है। विपक्षी एकता पर बैठक में चर्चा की गई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, इस वक्त पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होने की कोशिश में नजर आ रहा है। कल नीतीश कुमार हाँ जी, आज जो मुलाकात हुई, किस दिशा में मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी और वामपंथियों की रुझान हर समय रही है कि जितने निरपेक्ष ताकतें हैं, जनवादी पार्टियां हैं, सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। आज अपने देश को, संविधान को और जनतंत्र को बचाना, और इसके लिए बीजेपी और इस सरकार को हराने की ज़रूरत है 2024 के चुनाव में। ये हमारी रुझान हर समय रही थी। बाकी पार्टियों से बातचीत भी हो रही है और ये प्रोसेस अब जो है एक मोमेंटम पकड़ चुका है और वो आगे बढ़ेगा। अरे चेहरे की बात तो समय आएगी, सब सवालों की जवाब आएगा। नीतीश कुमार जी की भूमिका क्या होने वाली है? ये भूमिका सबकी यही होनी चाहिए और यही होने वाली है कि कितने लोगों को जोड़े देश के हित में। सर, कांग्रेस की तरफ से कल क्या मैसेज रहा और अरविंद केजरीवाल ने क्या इसमें सिग्नल दिया? यार, सिग्नलें बहुत होते रहेंगे। बातचीत जब शुरू होगी, इतने सारे पार्टियां हैं तो ये सिग्नल्स आते रहेंगे और कई सारे होते रहेगी, लेकिन मोमेंटम आगे बढ़ रहा है, ये स्पष्ट है। हाँ, नहीं, कोलिशन बनेगा और सीट एडजस्टमेंट्स होंगे बेसिकली स्टेट लेवल पे। सर, 2019 के पहले भी इस तरह की मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अलग-अलग पार्टियां हो गई, अलग-अलग चुनाव लड़ी। तो क्या इस बार की ये मीटिंग जो हो रही है आप लोगों की, वो आगे सकारात्मक होगी, सकारात्मक हो पाएगा? वही उम्मीद है और वो जिस रास्ते पे शुरू हुई है और जितना आगे बढ़ी है, उससे ये हम कॉन्फिडेंट है कि ये आगे बढ़ रही है पॉजिटिव। कई स्टेट में जो रीजनल पार्टी है उसके साथ कैसे अलायंस होगा? जैसे बंगाल की बात करें, टीएमसी के साथ क्या आप लोग या कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? मैं आपको फिर से स्पष्ट रूप से बताऊं, या समझ लीजिए, और कुछ भाषा में बोलना चाहिए तो बोल दूंगा। सीट की एडजस्टमेंट होगी स्टेट लेवल पर। हर स्टेट में अपने अपने अलग परिस्थितियां हैं। केरल में कांग्रेस और हमारे बीच में टकराव है, सीधा। वहाँ पे बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं जीत सकता। वहाँ की जो टैक्टिक्स होगी वो नेचुरली बाकी जगहों पर वही टैक्टिक्स नहीं होगी। तो इसलिए समझिए स्टेट स्पेसिफिक होगा, लेकिन सवाल ये है कि सब ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टियां सब की उद्देश्य स्पष्ट है कि हम लोग मैक्सिमाइज करें पूलिंग ऑफ एंटी बीजेपी वोट, ये नहीं कि 37% वोट लेकर वो सरकार बनाते जाए।
कलेक्टिव मीटिंग कब होगी? सब विपक्षी पार्टी की कलेक्टिव मीटिंग कब? Are you ruling out the possibility? I'm not ruling out any. You see, the front that is going to be formed, if at all, it will always be after the elections. That has been the history. 96, United Front was formed after elections. 98, NDA was formed after elections, after Vajpayee election. 2004, UPA was formed after elections. So that is what. So don't jump the gun now. I mean, let's cross the bridge. When you reach the bridge. सर इंडिविजुअल मीटिंग चल रही है, यूनाइटेड मीटिंग कब होने वाली है सर? एक साथ सब मीटिंग कब? बाकी पार्टियों से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है और उसी के आधार पर विद म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट अगला मीटिंग होगा और जल्द से जल्द नेक्स्ट 2 वीक्स। सवाल और एक पूरा सवाल है, सप्लीमेंट्री सवाल यह है कि आपने कहा कि स्टेट लेवल पे अलायंस होगा, आपने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया केरल का। क्या पेंच भी फंसेगा जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस विपक्ष की पार्टियों की तरफ से, गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो गोवा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विपक्ष की पार्टियां, वहां सीटों में पेंच फंसेगा? और दूसरा मेरा सवाल है कि शरद पवार के बयान जो कि विपक्ष की एकजुटता में भी भूमिका निभा सकते हैं, वो बयान कई बार ऐसे देते हैं जो लगता है कि विपक्ष की एकजुटता नहीं होगी, विपक्ष बटा हुआ है, मुद्दों पे बात करता है। तो शरद पवार के बयानों पे क्या कहें? आज का बयान सुनिए, कल जो बयान दिए उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आप तो एक केस बना रहे हो कि अगले मीटिंग में आप शामिल होना चाहते हो हमारे साथ। हाँ, आइएगा, आपको भी आमंत्रण कर लेंगे। आप भी मदद करें सीट बांटने में। चलिए। तो इसके ऊपर ज्यादा बातचीत का हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पीयूष का हम सीधा रुख कर लेते हैं। पीयूष, आप वहां पर मौजूद हैं और जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपने सही सवाल अभी पूछा था वहां पर कि ये कोशिश पहले भी की जा चुकी है, लेकिन सब कैसे तितर बितर हुए ये हमने सबने देखा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि विपक्ष अभी लगातार जिस तरीके से लेफ्ट नेता जो है सीएम नीतीश से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये एकता कब तक बनी रहेगी? बिल्कुल निदा, और इस सवाल में जब मैंने पूछा सीताराम येचुरी से तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुलाकातों का दौर चल रहा है, जिस तरह से बातचीत हो रही है बाकी अलायंस और बाकी पार्टियों से, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये जो गठबंधन बनेगा ये आगे तक चलेगा। और नेता कौन होगा इसको लेकर जब मेरा सवाल था तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं और आफ्टर इलेक्शन ये तय हो जाएगा कि हमारा नेता कौन होगा। और अभी तो हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना। लेकिन इलेक्शन से पहले किसी एक चेहरे पर सहमति क्यों नहीं बन पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ऐसा कुछ है क्या कि अगर कोई भी एक चेहरा सामने लेकर के आ जाएगा विपक्ष, तो बाकी और जो लोग हैं, क्योंकि दावेदारी तो सभी ठोक रहे हैं और सभी को उम्मीद है कि हमें आगे बढ़ाया जाए, हमें आगे बढ़ा जाए, तो क्या किसी डर की वजह से इलेक्शन तक का इंतजार है ताकि इलेक्शन तक तमाम लोग जो है अच्छे से जी जान से जुटे, मेहनत करें, उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद तय किया जाएगा कि चेहरा कौन होगा? बिल्कुल निदा, डर जरूर है इस बात का, क्योंकि इसके पहले भी 2019 का जो मैंने जिक्र किया था सवाल में, तो 2019 में जब चेहरे की बात आई थी तो अलग थलग हो गए थे, सारी विपक्षी पार्टियां अलग थलग होकर चुनाव लड़ी थी और उसका खामियाजा उन सभी को उठाना पड़ा था। अगर शायद एक साथ होते तो 2019 की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन वो अलग थलग लड़े और उसकी तस्वीर कुछ और हुई। तो इस लिहाज से भी विपक्षी दल जब एक हो रहे हैं तो चेहरे को लेकर वो नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि यूपीए 1 का जब गठन हुआ था तो उसमें भी कोई चेहरा नहीं रखा गया था। चुनाव के बाद तय हुआ कि कौन इसका नेता बनेगा और कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। और यही बात उन्होंने एनडीए अटल के समय में भी रखी कि जब एनडीए का गठन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तब भी कोई चेहरा नहीं था और उसके बाद ही चेहरा हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उस वक्त तो प्रधानमंत्री की रेस में दूसरे चेहरे थे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, कल एक तस्वीर हमने देखी जो बहुत कुछ बयां कर रही थी 2024 के लिहाज से, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या ममता बनर्जी जो है, जो क्योंकि वो भी अपने आप को एक बड़े चेहरे के तौर पर देखती है, वो इस विपक्ष की एकजुटता में शामिल हो पाएंगी या नहीं? ममता बनर्जी के सवाल पर भी विपक्ष के जो भी नेता यहां आए उनका कहना साफ था कि ममता बनर्जी से भी बात की जाए, कहीं ना कहीं उन सभी विपक्षी घटकों को साथ जोड़ने की जरूर एक कवायद और कोशिश होगी, और ताकि 2024 में विपक्ष की तरफ से एक संयुक्त तस्वीर जो सत्ताधारी दल है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके सामने पेश की जा सके। निदा,
बिल्कुल ठीक है। चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्र है इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तस्वीरें भी यही आ रही, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, बैठकों का सिलसिला जो है वो जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि अमित शाह से आज दिल्ली में जीतन राम मांझी मुलाकात करने वाले हैं। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न की वो मांग करेंगे और इससे पहले राष्ट्रपति से मिलकर वो पहले ही ज्ञापन जो है वो दे चुके हैं और पीएम मोदी ने गृह मंत्री से मिलने की उनको सलाह दी थी। मांझी के साथ कई और अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, जो आज अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। तो आज अहम मुलाकात होने जा रही है जीतन राम मांझी की अमित शाह से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चौबे का। दीपक, एक तरफ पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच खबर ये अहम आ जाती है कि जीतन राम मांझी जो है वो अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि इसके पीछे तर्क कुछ और दिया जा रहा है, लेकिन क्या इस मुलाकात का हकीकत में यही मायने निकाले जाए? निदा, देखिए, अगर बात की जाए तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंच चुके हैं और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो वो लगातार कह रहे थे कि दशरथ मांझी की कर्पूरी ठाकुर और श्री कृष्णा सिंह के लिए भारत रत्न की वो मांग कर रहे थे। पर देखिए, हालांकि जो खबरें अंदरूनी है वो ये भी है कि 2024 में किस तरीके से जीतन राम मांझी को पार्टी साथ लेके आए, क्योंकि अगर बात की जाए तो 2 सीटें जीतन राम मांझी जो है वो मांग रहे हैं। ये सूत्र बता रहे न्यूज़ इंडिया के, एक तो गया है और एक और लोकसभा सीटें, 2 सीटें मांग रहे हैं 2024 के लिए। पर पार्टी जो बीजेपी पार्टी है वो सिर्फ 1 सीटों पे तैयार है उनको देने के लिए। अब ये जो बैठक है उसके बाद ये देखना होगा कि जीतन राम मांझी जब बैठक से बाहर निकलते हैं गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के बाद, तो वो जब बात करेंगे उनसे तो क्या बताते हैं कि आखिर किस तरीके से इनकी मुलाकात हुई है। हालांकि एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भी गए, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि नीतीश कुमार एक इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे जिसमें पीछे का जो बैनर था वो लाल किला था, यानी कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि अब नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे और वो बिहार छोड़ देंगे। वहीं अगर लेकिन दीपक, ये जो मुलाकात हो रही है ये दरअसल ऐसे समय में हो रही है और ये जो वक्त है, ये जो टाइमिंग है, उसे लेकर के इस मुलाकात पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महागठबंधन में बीजेपी की सेंध है ये? बिल्कुल वही चीज़ है कि जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार से जो अलग अलग मतलब पार्टियों के नेता हैं वो मुलाकात कर रहे हैं, उसी बीच बिहार के ही नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार और चाहे अदर जो पार्टियां हैं वो भले एकजुटता की बात करती हो, पर कहीं ना कहीं उन्हीं के बीच फूट दिखाई देता है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी अलग हो जाते हैं और वो जाते हैं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी और भी पार्टियां हैं कि जो अगर बीजेपी की अगर बात आती है तो वो बोलने से थोड़ा झिझकती है। कई बार देखा गया कि हेमंत सोरेन भी जो है झारखंड के मुख्यमंत्री वो भी बचते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष की बात हो रही है कि जो विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं फूट तो है। अब वो फूट की कब तक वो भरपाई कर पाते ये देखने वाली बात होती है। हालांकि जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो लगातार जीतन राम मांझी जो है वो इस मुलाकात के जरिए नीतीश की गोलबंदी को झटका दे सकते हैं। जी बिल्कुल, और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो क्योंकि अब 2024 का लोकसभा है, उसके बाद 2025 में विधानसभा है बिहार में, तो उसको भी देखकर रणनीति तैयार की जा रही है कि क्योंकि देखिए जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 लोकसभा सीट की मांग कर रहे हैं जीतन राम मांझी। यानी कि अगर कहीं ना कहीं अगर सब कुछ ठीक रहा तो जीतन राम मांझी को 2 लोकसभा भी मिल सकता है। हालांकि पार्टी जो है वो 1 देने के लिए तैयार है। वहीं देखिए चिराग पासवान लगातार, देखिए एक बड़े नेता के साथ मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि देखिए भले उनके चाचा को पार्टी में ले लिया गया निदा, बट जो 6% जो वोट बैंक है वो तो चिराग पासवान के साथ है। और लगातार देखिए उससे अभी कुछ दिन पहले उनको जेड प्लस की सुरक्षा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी पता है, बीजेपी को पता है कि 2024 में अगर बिहार में अगर उसको दोबारा से केंद्र की राजनीति करनी है और केंद्र सरकार दोबारा से बनानी है तो नीतीश कुमार को अगर कोई फेस है तो वो है चिराग पासवान या जीतन राम मांझी, जो उनको टक्कर दे सकते हैं बिहार में। इसीलिए बिहार की राजनीति से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जीतन राम मांझी मिल रहे हैं, वो भी जो एक टाइम पे अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हुआ करते थे। नीतीश कुमार के कहने पर ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और आज वो गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। एक तरफ डी राजा नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं तो वहीं एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह से जीतन राम मांझी
मुलाकात करें। यानी कि कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि अगर आप उनके साथ हैं तो हमारे पास भी रास्ता है और हम भी कहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़े मैसेज देने की कोशिश हो रही है क्योंकि पूरा विपक्ष एक तरफ एकजुट करने की कोशिश में नीतीश कुमार, लेकिन वहीं नीतीश कुमार की जो विपक्षी गोलबंदी है इसको झटका देते हुए नजर आ रहे हैं जीतराम मांझी। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्र है इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे और भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी के घर पर बैठक चल रही थी, फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। ताजा अपडेट ये आ रही है कि राहुल गांधी घर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सचिन पायलट को लेकर राहुल गांधी के घर पर बैठक हुई है और बैठक से केसी वेणुगोपाल जो है वो निकले। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी इस बैठक में मौजूद रहे। रंधावा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा सचिन पायलट के खिलाफ, या फिर इस रिपोर्ट में किस तरीके से पार्टी जो गतिविधियों में उनमें शामिल रहने की बात कही जा रही थी, उनके अनशन को लेकर कई सवाल खुद कांग्रेस पार्टी से किए जा रहे थे। तो अब जिस तरीके से बैठक हुई और अब लोग जो है बाहर निकल चुके हैं क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक हो रही थी, लेकिन इस बैठक में सचिन पायलट को लेकर के ये बैठक हुई है। अब देखना होगा कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है राजस्थान प्रभारी की तरफ से, उस रिपोर्ट में क्या कुछ है। तो रंधावा ने फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनको रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। बैठक से केसी वेणुगोपाल जो है वो निकल चुके हैं। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी इस बैठक का हिस्सा थे, इस बैठक में वो मौजूद है। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है सचिन पायलट के बारे में, उनके जो उन्होंने अनशन किया था उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में खासी नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। लेकिन ये अहम बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है और अब देखना होगा कि जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके आधार पर क्या कुछ होता है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी रवि सर्राफ का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, राहुल गांधी के घर चल रही बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि सचिन पायलट को लेकर के रिपोर्ट जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी गई है। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इस रिपोर्ट में? बिल्कुल नीता, देखिए कल ही जो है रंधावा जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को वर्बल रूप में जो रिपोर्ट है वो सौंप दी थी और आज उनकी मुलाकात जो है राहुल गांधी से हुई है और इस दौरान केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। और उसके बाद केसी वेणुगोपाल और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रंधावा जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मौजूद है। और लगातार एक बात बार बार निकल कर आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से प्रभारी ने कहा था कि अगर आप अनशन करते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है, एक्शन लिया जा सकता है और ये पार्टी अनुशासन के खिलाफ में अनशन होगा। सचिन पायलट को लेकर पहले ही स्पष्ट कर दिया था प्रभारी ने, उसके बावजूद सचिन पायलट की तरफ से अनशन रखा गया और लगातार ये विवाद जो है बढ़ते जा रहा है। कल सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रभारी ने मुलाकात किया, फिर आज राहुल गांधी से मुलाकात किया। इस दौरान केसी वेणुगोपाल ही मौजूद रहे। उसके बाद दो बड़े जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने आए। तो जाहिर सी बात है कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वो अब धारदार होती हुई नजर आ रही है और एक पूरा जो रूपरेखा है वो तय किया जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि सचिन पायलट से पूछा जा सकता है कि जब पार्टी ने कहा था कि आप जो अनशन करने वाले हैं वो एंटी पार्टी एक्टिविटी में आएगा, उसके बावजूद भी आपने अनशन क्यों किया, इसके बारे में कारण आप बताइए। तो इस तरह की जो तैयारी है, कार्रवाई जो है पार्टी की तरफ से की जा सकती है। फिलहाल राहुल गांधी के साथ जो है प्रभारी की बातचीत हो चुकी है, बैठक हो चुकी है। उसके बाद अब अंतिम बैठक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में हो रही है और हो सकता है कि सचिन पायलट को भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया जाए या फिर इसके अलावा सचिन पायलट को बुलाया जाए और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करें और अपनी बात उनसे पूछ सकते हैं कि आखिरकार आपको जब पहले ही बोला गया था कि अगर आप अनशन करते हैं तो इस पर आपको एंटी पार्टी कार्रवाई किया जा सकता है, तो उसके बावजूद भी आपने अनशन क्यों किया? हाँ बिल्कुल, चलिए इंतजार होगा इस रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन लिया जाता है सचिन पायलट के खिलाफ। रवि, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आपको बता दें कि सचिन पायलट जो है वो इस वक्त निशाने पर आ गए कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान के अंदर, लेकिन जो सचिन पायलट थे वो अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे और कई सवाल वो उठा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की करेंगे। आपको बता दें कि मनोहर लाल ने 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के तहत पलवल में जगह जगह पर जनसंवाद किया और जहां उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द उन समस्याओं के समाधान का वादा भी किया। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हथीन के प्राचीन शिव कुंडा मंदिर के दर्शन भी किए और संध्या आरती में भी भाग लिया। और बात पंजाब के किसानों की। पंजाब के किसानों को सरकार की सौगात, जी हां, सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि खराब हुई फसलों की
मुआवजा राशि जो है वो मिलनी शुरू हो गई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, पंजाब के किसानों को सरकार की तरफ से ये सौगात जो है वो दी जा रही है, क्योंकि सीएम भगवंत मान ने बाकायदा एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके एक अहम जानकारी जो है वो साझा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि जो किसानों की फसलें खराब हुई थी, खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि मिलनी शुरू हो गई है। किसानों के खातों में मुआवजे की राशि जो है वो पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं वो किसान जो परेशान थे, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, तबाह हो गई थी, और उन किसानों के लिए राहत भरी खबर ये सामने आई है कि भगवंत मान ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जिनकी फसलें खराब हुई थी उनको मुआवजा राशि मिलनी शुरू हो गई है और उनके अकाउंट में जो रकम है मुआवजे की वो ट्रांसफर की जा रही है। और अगली खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने से पहले शिंदे हमारे घर आए थे, ये कहना है ठाकरे का। शिंदे के साथ 39 विधायक मातोश्री आए थे और शिंदे ने रोककर कहा था कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, नहीं तो सेंट्रल एजेंसी उन सबको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सामने आया है और उनका ये कहना है कि गिरफ्तारी के डर से बीजेपी में शामिल हुए हैं शिंदे। तो शिंदे के साथ 39 विधायक आए थे घर पर और शिंदे ने रोककर कहा था कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो मातोश्री आकर रोए थे एकनाथ शिंदे और उन्होंने कहा कि अगर वो बीजेपी में नहीं जाते हैं तो जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो सबको गिरफ्तार कर लेंगी। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है, अहम खबर है और बगावत को लेकर आदित्य ठाकरे का ये बड़ा खुलासा। तो आदित्य ठाकरे द्वारा सीएम एकनाथ शिंदे पर दिए गए बयान पर संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आदित्य ठाकरे जी जो बोल रहे हैं ये पूरी तरह से सच है। आप जहां खड़े हो मेरे घर में, वहां भी आकर मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था, आज के मुख्यमंत्री ने, कि मैं अब गिरफ्तार होना, मैं जेल जाना नहीं चाहता हूं, मैं जेल जाना नहीं चाहता हूं। आप कुछ करिए, आप ये गठबंधन तोड़िए, नहीं तो हमारे लोग, हम सबको, मतलब आप जेल क्यों जाना चाहते हैं, आपको जेल में क्यों डालेंगे? अगर पार्टी ने हमको सब कुछ दिया है तो पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये एक दहशत और दबाव का तंत्र चल रहा है, पूरे देश में दमन का तंत्र चल रहा है, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है, और नहीं भी किया है और फिर भी हो सकता है ये अन्याय के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। फिर भी उनका कुछ कहना था कि नहीं, मुझे डर है कि मुझे जेल में डालेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी उस वक्त, और उनको जेल जाने का डर था। उसका नाम भी आपको मालूम है सबके। उनका नेतृत्व आज के मुख्यमंत्री ने किया, और क्या बोल सकता हूं। तो संजय राउत को आपने सुना, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये सच बताने में इतना वक्त क्यों लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसी बीच आज प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका के दौरे को लेकर राज्य कांग्रेस कमेटी ने तैयारी पूरी की है और वो बस्तर में जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के इस कार्यक्रम को भरोसा नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव होने हैं और चुनावी सरगर्मियों के बीच प्रियंका गांधी बस्तर आ रही हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी के इस दौरे के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को नया चेहरा मिल सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी के दौरे के बाद प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।